मेरा नाम शुभम कौरव है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में 291 रैंक हासिल की है। मैं आपके साथ आज अपनी GS3 की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअल एग्जाम में आप बहुत सारा सोच लो, इतना टाइम रहता नहीं है। 115 इज अ वेरी अचीवेबल स्कोर इन GS3 के नोट्स बहुत बेहतरीन होंगे, तो उसी प्रकार से आप अपने जो एक्चुअल एग्जाम है उस पर रेप्लिकेट कर पाओगे अपने नोट्स को। निर्णय IAS बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम कौरव है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में 291 रैंक हासिल की है एंड आई स्कोर्ड अ गुड स्कोर ऑफ 108 मार्क्स इन माय GS3 पेपर. माय ओवरऑल स्कोर इन मेंस वाज 806 मार्क्स. तो मैं आपके साथ आज अपनी GS3 की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा बिकॉज 108 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर इन GS3. तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप भी अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ यू कैन get your score up to 115 plus marks in GS3. Why am I sharing this GS3 वाला strategy first? First, you'll have to see the trends of GS3 marks की कैसे ट्रेंड हो रहे हैं GS3 मार्क्स पिछले 3-4 साल से. आप देखोगे 70s, 80s और 90s में स्कोर बहुत आ रहे हैं एंड 90s इज द हायर एंड ऑफ दैट स्पेक्ट्रम. काफी जो टॉपर्स भी हैं इस साल के भी है, पिछले साल के भी, दे आर स्कोरिंग इन देयर 80s. While in the other GS subjects, they are scoring 100 plus, 110 plus, and in GS2 the scores have been very high. तो GS3 में लगभग स्कोर कम ही रहता है, but still there are people who have scored more than 100 marks, more than 110 marks. तो 115 is a very achievable score in GS3. और इसलिए भी ये मैटर करता है कि if you get 20-30 more marks in any paper, that can make or break your preparation, है ना. आपका अटेम्प्ट वो आपको पहुंचा भी सकता है उस PDF पे बहुत ऊपर, और चाहे वो आपको PDF से बाहर भी निकाल सकता है, बिकॉज फॉर ईच मार्क्स देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो अगर आपके एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू गो थ्रू दैट स्ट्रेटेजी. तो आज मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन. सबसे पहले हम देखेंगे कि GS3 में सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है. मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इकोनॉमी का जो पोर्शन है वही GS3 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे ज़्यादा पूछा गया पोर्शन है इकोनॉमी, बट दैट इज़ नॉट द केस. आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 लास्ट 10 to 15 ईयर्स के, तो ईच वन ऑफ दीज टॉपिक्स, बीट इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक, लगभग सबका कंट्रीब्यूशन 50 मार्क्स का रहता है ना. देर आर 6 सब्जेक्ट्स एंड मोर और लेस अराउंड 40 to 50 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें से इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन. ऑल ऑफ देम आर मोर और लेस इक्वली इंपॉर्टेंट. तो आपको सब पे अच्छे से ध्यान देना है. तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी में ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि डू नॉट पुट एक्सेसिव फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है वो है नोट मेकिंग. स्टूडेंट शुड हैव वेरी गुड नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर. और स्ट्रैटेजी में आप जाओगे तो अगर आपके नोट्स बहुत बेहतरीन होंगे, तो उसी प्रकार से आप अपने जो एक्चुअल एग्जाम है उस पर रेप्लिकेट कर पाओगे अपने नोट्स को. एक्चुअल एग्जाम में आप बहुत सारा सोच लो, इतना टाइम रहता नहीं है. जो आपने पढ़ा है, जो आपने बहुत बार रिवाइज किया है, बस वही रेप्लिकेट करने का टाइम होता है. तो नोट मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर प्रिपरेशन. तो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको सारे के सारे सिलेबस कीवर्ड्स जो होते हैं वो टिप पे होने चाहिए. देयर इज अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस फॉर मेंस इन GS सब्जेक्ट्स. तो मेंस का जो भी सिलेबस के जितने भी कीवर्ड्स हैं, बी इट इन इकोनॉमी, बी इट इन डिजास्टर मैनेजमेंट या कुछ और, तो जैसे कि एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, FPI जिसको बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, या फिर इन बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो जो कि सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं. तो ये सब पे प्रॉपर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं. तो इन एक एक कीवर्ड को आप उठा के देखिए, और उन हर कीवर्ड पे 1 to 2 पेजर नोट्स आपके रेडी होने चाहिए. और इनको रेडी करने के लिए आपके पास कुछ सोर्सेज हैं. अब मैं सोर्सेज डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले तो आपकी जो, अगर आपने फाउंडेशन की क्लासेस ली हैं तो आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं वो उससे आप रेफर कर सकते हैं, या फ्रीली अवेलेबल नोट्स बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, उनसे देख सकते हैं. वट आई डिड वॉज फॉर ईच कीवर्ड आई
extensively use the help of artificial intelligence and a simple Google search. आप गूगल सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, रेप्यूटेड कोचिंग्स के मिल जाएंगे या अदरवाइज भी मिल जाएंगे. तो यू कैन जस्ट get the important data things from those articles. You can use the help of AI to get some points. और मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने चाहिए अपने नोट मेकिंग के टाइम. नोट मेकिंग से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, 1, 2 and 3, but not all of them are equally important. You have to identify which one is more important than the other, and to do that the most important tool in your hand is the PYQs. लास्ट के 10 से 15 साल के आप PYQs देखिए मेंस के, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी थीम्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं और उनमें से भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन दोज थीम्स. तो जैसे आप देखोगे कि लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में बहुत रिपीट हो रहा है. इस साल भी लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द सीलिंग लैंड सीलिंग एक्ट. उसके अलावा इन इकोनॉमी इफ वी टेक, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए हैं उसमें लेटेस्ट जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स आए हैं, तो इन पर क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड द पोस्ट इंडस्ट्रियल लिबरल पॉलिसीज हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर्स. तो ऐसी चीज़ों पे हमारा फोकस रहना चाहिए. ऐसे टॉपिक्स पे हमारे नोट्स ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, ज़्यादा कवरेज होना चाहिए हमारा. और जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्किप भी कर सकते हैं, उन पे बस ऊपर ऊपर से हम देख के छोटे नोट्स बना लें, एंड दैट विल डू आवर वर्क. तो हमको टाइम अच्छे से मैनेज करना है और एफर्ट टाइम मैनेज करना है. तो डू PYQ एनालिसिस फॉर दैट. In the upcoming videos, I will do these PYQ analysis and identify the micro themes for you. उसके बाद आपको नोट्स में क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप योर नोट्स वेरी यूनिक. होता क्या है, जब आप पेपर दोगे, बहुत सारे बच्चे सेम टाइप का कंटेंट लिखेंगे, सेम जेनरिक पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपको एवरेज नंबर ही मिलेंगे. बट इफ़ योर आंसर स्टैंड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, आपने कुछ यूनिक कंटेंट लिखा है जिसको देख के उसको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के, एंड दैट गिव्स यू अ गुड स्कोर. तो अवॉइड जेनरिक पॉइंट्स इन योर आंसर. बहुत जेनरिक पॉइंट मत लिखिए. ट्राई टू कीप योर आंसर यूनिक. एंड हाउ कैन यू कीप देम? By using facts, by using committee recommendations. For example, Urjit Patel committee is there, Madhukar Gupta committee is there for border management. तो आपको सारी कमिटीज के जो नाम है टिप्स पे होने चाहिए. आप अलग से चाहे उनके नोट्स बना सकते हैं. उसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट के रेलेवेंट जजमेंट्स है वो भी आपको याद होने चाहिए. एंड गवर्नमेंट स्टेप्स इन ईच ऑफ द फील्ड दैट यू आर रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो जैम ट्रिनिटी का नाम वहाँ पे आएगा ही आएगा. जैम ट्रिनिटी के अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं फॉर MSMEs, फॉर बॉन्डेड, फॉर लेबरर्स, फॉर SC STs, फॉर वुमेन. तो आपको सारी स्कीम्स भी याद होनी चाहिए ताकि आप उनको क्वेश्चन आए रेलेवेंट तो आप उधर लिख सकें. उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, स्टैटिक और करंट का इंटीग्रेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट्स बनाए ऐसे एक A4 साइज शीट पे, उस पे यहाँ पे आपने करंट जो आपका स्टैटिक का पार्ट है वो आपने लिखा. आप राइट वाला साइड ब्लैंक छोड़िए, और जब भी आप कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो और आपको कुछ नई चीज़ पता चली उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट ऐड इट लेटर हेयर, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, आपको इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक डेटा मिला, एक ग्राफ मिला. तो वो ग्राफ आपको लगा कि बहुत कैची है, अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपके नंबर अच्छे इंप्रूव होंगे. तो आप उस ग्राफ को यहाँ पे बना सकते हो, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू रिवाइज लेटर. तो एक ब्लैंक स्पेस आपको हमेशा छोड़ के रखना है अपने नोट्स में, ताकि यू कैन इंटीग्रेट योर करंट अफेयर्स टॉपिक्स देयर. इससे एक और फायदा क्या होता है कि बहुत इजी रिवीजन हो जाता है आपके दोनों चीज़ों का, स्टैटिक का भी और करंट का, दोनों का इजी रिवीजन हो जाता है. और जब आप ऐसे नोट्स पढ़ोगे और आप आंसर लिखोगे तो आप करंट कॉन्टेक्स्ट भी उसमें ऐड करोगे. उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता होगा कि दिस स्टूडेंट इज वेल अवेयर अबाउट व्हाट ही इज रीडिंग. वो न्यूज़पेपर उसने पढ़ा है, करंट में जो भी है हो रहा है उससे वो रिलेट कर पा रहा है. तो करंट वाला एक एडेड प्लस पॉइंट हो जाएगा. और अगर ऐसे आधे आधे नंबर भी हमको कहीं मिल रहे हैं तो एक पूरे पेपर में 10 नंबर एक्स्ट्रा, 20 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं. तो
integrating your current affairs is very important, and being unique in your answer is very important. तो आप करंट अफेयर्स वाला एंगल भी अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आता है कि जो आपके आंसर्स होने चाहिए, जो आपके नोट्स होने चाहिए, दीज दे शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर आंसर। जब आपके आंसर आप लिखने जाओगे, तो जो भी आप लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वही रिकॉल हो पाएगा जो आपने बहुत बार रिवाइज किया है, 4-5 बार रिवाइज किया है। तो आपको इतने अच्छे, इतने तगड़े नोट्स बना के रखने हैं ताकि यू कैन इजीली रेप्लिकेट देम इन योर एक्चुअल एग्जाम पेपर, जहाँ पे बहुत सारा नया सोचने का टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट while मेकिंग योर नोट्स। एक बार मैं आपको मेरे नोट्स दिखा देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक सैंपल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। दीज वर माई नोट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, हजार्ड्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये मैंने इंक्लूड किया था। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर्स, कि क्या क्या होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, असेसमेंट होगा, एक्सेप्टेंस होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है, रिस्क ट्रांसफर होता है। तो ये सब कीवर्ड्स है जो हम मेंशन करेंगे अपने आंसर में, तो हमको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं उस पर। उसके बाद एक अच्छे नोट्स में एक ये चीज होती है कि डायग्राम्स अच्छे होते हैं, है ना। डायग्राम स्टैंड आउट, एग्जामिनर अगर कोई डायग्राम देखेगा तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर हिम, है ना। तो हमको इजी करना है एग्जामिनर के लिए सारी चीजें। और ऐसे डायग्राम, जैसे दिस डायग्राम कैन बी यूज्ड इन एनी डिजास्टर, बी इट अर्थक्वेक, बी इट लैंडस्लाइड, किसी में भी, किसी भी डिजास्टर में मिटिगेशन फेज, प्रिपेयर्डनेस फेज, प्रिडिक्शन एंड अर्ली वार्निंग फेज होता है। और डिजास्टर होने के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, ये हर डिजास्टर में होता है। पहले डिजास्टर होगा, डिजास्टर से पहले वाली चीज है जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, फिर डिजास्टर के टाइम हमको जो भी करना है, और डिजास्टर के बाद क्या करना है। तो दिस इज अ डायग्राम विच यू कैन यूज इन एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। उसके बाद मैंने, जैसे ये देखिए आप, एनडीएमए, जो एनडीएमए के एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने मेंशन की हैं। उसके अलावा आप देखिए, जो पीएम हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा दिया था। तो ये आपको ट्रेडिशनल नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने गूगल सर्च करके निकाला है कि व्हाट आर द 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विच हैज बीन गिवन बाय पीएम। तो ये चीजें अगर आप अपने नोट्स में मेंशन करोगे, आप ये लिखोगे कि पीएम ने ये बात बोली है, तो दैट गिव्स अ एक्स्ट्रा ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर, वो यूनिक बनाएगा अपने आंसर को। तो ऐसी भी कुछ चीजें जो आपको इन जनरल कोचिंग नोट्स में नहीं मिल रही है, वो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे इस साल ही सेंडाई फ्रेमवर्क पे कोई क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द टारगेट्स, 7 ग्लोबल टारगेट्स ऑफ अ सेंडाई फ्रेमवर्क। तो दीज आर द 7 टारगेट्स। मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे थे उसके, क्योंकि दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज ऑलरेडी आज इन पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज में ह्योगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क को कंपेयर करने के लिए पूछा था। तो मैंने ये देख लिया था कि सेंडाई कैन बी आस्क्ड अगेन, तो सेंडाई पे मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। व्हाट आर द 7 टारगेट्स, 1 2 3 4, 1 2 3। और मैंने उनके न्यूमोनिक भी बना लिए थे ताकि मुझे याद रहे आसानी से ये। और जैसे ही ये सवाल मुझे क्वेश्चन पेपर में दिखा, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू डू दिस। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फैक्ट्स, आपके स्टैटिस्टिक्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है कि हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक, प्रोन टू फ्लड, प्रोन टू ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन्स। तो ये सारे डेटा मेरे को याद थे। एंड वेन एवर question comes on a particular disaster, for example cyclone, I can just quote this fact that 8% of India, the area in India is prone to cyclones. So that gives an extra credibility कि इसको, इस बच्चे को पता है कि वो क्या लिख रहा है। एंड जो भी आगे लिख रहा होगा वो भी क्रेडिबिलिटी उसको भी मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स। बहुत शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है, कवरेज इनमें पूरी है। और उसके बाद मैंने एक एक डिजास्टर पे, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ यूनिक चीजें हैं जो उस डिजास्टर को अलग बनाती हैं, तो वो भी लिख दिया मैंने। उसके बाद हर एक डिजास्टर पे एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस भी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में मैंने मेंशन की हुई हैं इधर। अदर रिकमेंडेशन अदर देन एनडीएमए गाइडलाइंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। और ये एनडीएमए गाइडलाइंस हर डिजास्टर के लिए आपको मिल जाएगी। तो हर एक डिजास्टर पे छोटा सा, बस इतना बड़ा नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखा था।
सो दिस वाज ऑल अबाउट नोट्स, हाउ यू शुड मेक नोट्स। अब हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके माइक्रो थीम्स जो आइडेंटिफाई करोगे, उसमें आप देखोगे कि इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ, पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज लाइक लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये बहुत पूछे गए हैं, है ना। तो इन पे एक अच्छे आपके नोट्स होने चाहिए। आपका सोर्स क्या हो सकता है? आपके क्लासरूम के नोट्स। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। हर साल बजट आता है, हर साल उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट फॉर इकोनॉमी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आप डेटा उठा सकते हैं, आप फैक्ट्स, recommendations which are given in the economic survey, some schemes that are mentioned in economic survey, ये सब यूनिक कंटेंट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये अगर आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो डेट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। उसके बाद आप कुछ टॉपर के नोट्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, उनमें पहले से ही कंपाइल्ड होती है बहुत सारी चीज़ें, उसको भी रेफर कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू कंपाइलेशंस, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, मंथली या फिर ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं कोचिंग्स की, विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट, तो उन कंपाइलेशन से भी आप अपने करंट अफेयर्स में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कमेटी की रिकमेंडेशंस एंड डेटा पॉइंट्स शुड बी देयर फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट दैट यू गिव। इट प्रोवाइड सम लेजिटिमेसी एंड सब्सटेंशिएशन। आपने कोई आइडिया लिखा कि दिस नीड्स टू बी डन, एंड देन यू राइट फैक्ट कि वाई दिस नीड्स टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, डेटा मुझे याद था कि कितना परसेंटेज ऑफ 8% इज प्रोन टू साइक्लोन। तो मैं लिखूंगा कि दिस नीड्स टू बी डन अ वाइड स्केल साइक्लोन इमरजेंसी framework needs to be made because 8% of India's area is prone to cyclones। तो मैंने एक पॉइंट दिया, उसके सब्सटेंशिएशन में मैंने एक अपना एक डेटा भी दे दिया जो उसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स फॉर इकोनॉमी। मूविंग ऑन टू एग्रीकल्चर, land reforms, as I said, ki has been asked, cropping patterns, MSP has been a contentious issue, क्योंकि जो भी लेबर, जो भी फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे वो एमएसपी को सराउंड कर रहे थे। तो एमएसपी पे क्वेश्चंस, फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन, पीडीएस पे क्वेश्चन आर वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड, सो यू शुड प्रिपेयर गुड नोट्स ऑन देम। उसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सप्लाई चेन वाला मेथड आप यूज कर सकते हो कि from the time of harvest, cultivation to harvest to processing to storage, हर स्टेज पे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको एक डायग्राम के रूप में आप दिखा सकते हो कि दिस इशू इन दिस स्टेज, दिस इज द इशू इन दिस स्टेज। तो सप्लाई चेन का मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, तो यू कैन identify such frameworks for other topics also. Then, so these frameworks are very helpful in your preparation. Moving on, जो साइंस एंड टेक है उसका कोई एक फिक्स आप सोर्स मत लीजिए, इट इज़ वेरी करंट अफेयर बेस्ड। आप देखोगे कि करंट अफेयर्स में जो भी ईयरली कंपाइलेशन होती है, दैट वाज माय सोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक। ईयरली कंपाइलेशन में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था टोल कलेक्शन पे और वाटर ट्रीटमेंट पे, दो क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो बोथ वर देयर इन ईयरली कंपाइलेशन, इन दोनों का तरीका दिया हुआ था बिकॉज दे वर इन न्यूज़। तो साइंस एंड टेक को आपको करना है करंट अफेयर्स के बेसिस पे, पूरा मैगजीन से आप कर सकते हो उसका। और जब भी आप अपने आंसर्स लिखो तो उनके एप्लीकेशन अक्रॉस द सेक्टर्स, बायोटेक के एप्लीकेशन बहुत सारे सेक्टर्स में होंगे, जो नैनोटेक है उसका हेल्थ सेक्टर में होगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन रिडक्शन में होगा, तो आप उन जगह को भी मेंशन करके रखिए अपने आंसर्स में और अपने नोट्स में, दोनों जगह। व्हाट वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में आप इंडिया का मैप जो होगा वो आपको तुरंत बनाना आना चाहिए कि ये इंडिया का मैप है। ऐसे इंडिया का मैप बना लिया, बहुत जल्दी आपको 10 सेकंड में बनाने का आइडिया होना चाहिए। और मैप्स में आप दिखा सकते हो कि दिस हेयर लाइज गोल्डन क्रेसेंट, हेयर लाइज गोल्डन ट्रायंगल। जब भी आप नारकोटिक्स का पढ़ोगे कि ड्रग ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग कहाँ से होता है, तो दीज आर द एरियाज फ्रॉम विच ड्रग ट्रैफिकिंग टेक प्लेस, एंड इट टेक्स यू हार्डली 10-15 seconds टू मेक दिस डायग्राम इन योर आंसर कॉपी, एंड इट विल बी वेरी गुड। ये बहुत इजीली विजिबल होते हैं डायग्राम्स एग्जामिनर को, एंड ही विल नो दैट यू नोज दीज थिंग्स। तो
आपको मैप्स अच्छे से आपके हाथ में होने चाहिए। गवर्नमेंट के जो डॉक्ट्राइन्स है, फॉर एग्जांपल समाधान का डॉक्ट्राइन है फॉर लेफ्ट विंग एरियाज की, एक निमोनिक है कि क्या क्या करना चाहिए हमको लेफ्ट विंग नेक्सलिज्म से लड़ने के लिए। तो यू कैन हैव सच निमोनिक्स एट हैंड विद यू, तो यू शुड नो दीज डॉक्ट्राइन्स। सिमिलरली आई सेड कि ये हैं सारे EIA एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द एरियाज विच है आई हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम द PYQs कि इन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यू शुड हैव गुड नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपके NDMA के सारे फ्रेमवर्क, सारे गाइडलाइंस आपको याद होने चाहिए। रिसेंट में कोई केस हुआ हो, फॉर एग्जांपल जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है या ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था सिक्किम में, तो इनको अगर आप मेंशन करेंगे एज एन एग्जांपल इन योर आंसर तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड दिस इज द सेम फ्रेमवर्क। यू कैन यूज मैप ऑल्सो इन दिस, कि आप शो कर सकते हो कि दिस इज द एरिया वेयर देर आर हाई चांसेस ऑफ साइक्लोन बीइंग हिट, है ना। बे ऑफ बंगाल की तरफ से बहुत साइक्लोन आते हैं ईस्टवर्ड जो ट्रेवल करते हैं, तो यू कैन जस्ट मेक अ मैप एंड शो दिस एरिया टू बी मोर साइक्लोन प्रोन इफ द नीड अराइजेस। तो दिस वाज द स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग योर नोट्स। और थोड़ा आंसर राइटिंग पर भी देखते हैं, क्योंकि हमको रिफ्लेक्ट भी करना है कि हमने जितना पढ़ा है वो प्रेजेंट भी हमको अच्छे से करना है, स्ट्रक्चर भी उसका अच्छे से बनाना है। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको सारे के सारे सब पार्ट्स है, इवन द हिडन डिमांड्स विच आर देयर इन द क्वेश्चन, वो भी सारे एड्रेस करने हैं। कई बार हम हिडन डिमांड्स समझ नहीं पाते हैं क्या होते हैं, तो इन द upcoming video I will share ki how you can identify all the subparts in a question, how you can identify the hidden demands, whether way forward is required, what type of conclusion should be there, तो वो आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि एवरी आर्ग्यूमेंट शुड बी सब्सटैंशिएटेड विद डेटा, विद एग्जांपल, विद सोर्स, एंड यू कैन ऑल्सो गिव कमिटी रिकमेंडेशंस, है ना। तो जब भी आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, उसके बाद एक छोटा सा आप यहाँ पे इजी एग्जाम्पल लिख के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर अगला पॉइंट लिखा, फिर कोई फैक्ट दे दिया। ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट तो दे ही रहे हो, बट एवरी पॉइंट कैरीज अ वेटेज, तो उससे आपको बहुत सब्सटेंशिएशन भी मिलता है। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो कि यू कैन राइट सम जेनरिक रिकमेंडेशंस इफ यू वांट। उसके बाद नाम लिख सकते हो उस कमिटी का, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट रिकमेंडेशन दैट दे गिव, बट राइटिंग अ कमिटी नेम गिव्स लेजिटिमेटी टू योर आंसर, है ना। So that gives you more marks. Half marks or 1 mark more can make a huge difference. उसके बाद conclusion can be like way forward scheme. You can write the major schemes of the government. You can give global best practices. चाहे इंडिया में वेरियस स्टेट्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको वेरियस स्टेट्स के स्कीम्स, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलेंगी, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। यू कैन यूज देम इन योर आंसर, बी इट इन कंक्लूजन और इन योर बॉडी। उसके बाद देर आर सम मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग। सबसे पहला तो है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक इनर्शिया रहता है कि हम बहुत, जब हमारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा तब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो डू नॉट फॉल इनटू दैट ब्लैक होल। आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, बी इट 1-2 आंसर्स अ डे, देन आफ्टर अ मंथ यू कैन नॉच इट अप टू 5 आंसर्स अ डे। ऐसे आप कर सकते हो, एंड ड्यूरिंग द मेंस टाइम यू कैन राइट 10 आंसर्स एवरी डे। जब आपके पास 3 महीने बचेंगे मेंस के, जब आप 10-10 क्वेश्चन हर रोज लिखना चाहिए आपको। बिकॉज आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, बट अगर आप उसको नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो तो दैट विल नॉट फेच यू एनीथिंग। तो यू विल शुड बी एबल टू, अगर आपको एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं भी है, तब भी आपको इतना आप पता है कि आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि आपको 2 या 3 नंबर मिल सके, एंड दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दी एंड। तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद डेटा GS3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 या 2 में थोड़ा कम होगा, पर GS3 में डेटा बहुत हैवीली यूज होता है, बी इट इन इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन। जहाँ भी आपको यूज हो पा रहा है आप कीजिए उसको, बेधड़क यूज कीजिए, एंड इट विल गेट यू अ गुड स्कोर। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो मैंने आपको बता दी कि कैसे बनाना है, बट देयर शुड ऑल्सो बी शॉर्ट नोट्स दैट यू शुड हैव एट योर हैंड।
जब आप मेंस में जा रहे होगे उससे पहले एक एक दिन में आपको पूरा का पूरा पेपर रिवाइज करना है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स आपके हैंडी होने चाहिए। तो दीज आर फॉर क्विक रिवीजन, और उसमें सिर्फ आप इंक्लूड कीजिए अपने कीवर्ड्स को। माइंडेड कि आपको ये शॉर्ट नोट्स अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के बाद बनाने हैं। जब आप रिवीजन एक दो कर चुके हों उसके बाद आप जो भी आप भूल रहे हों वो कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं, कुछ डेटा लिख सकते हैं, कुछ कमिटीज के नेम लिख सकते हैं। रिकमेंडेशंस मत लिखिए बट नेम लिख लीजिए, ताकि आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ इस कमेटी ने बोला था। फिर आपको रिकमेंडेशंस तो आप खुद से भी एक बार रिकॉल करके लिख सकते हैं। तो दी शुड बी योर फोकस वाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स, एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स। एक पेज में दो तीन टॉपिक कवर हो जाए ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। I think this covers my strategy for GS3. I think it will be helpful for you and I hope also कि ये आपके लिए helpful रहे। मैं आगे कुछ सेशंस लूंगा on thematic mapping of PYQs and on answer writing for GS3 specifically because I scored a good score, good marks in that paper. So I think I may be helpful for you. So these sessions can be helpful. तो आप इनको follow कर सकते हैं। And I give you best of luck for your future preparation. All the best, and thank you for listening to me.